हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 तक सबने कंप्लीट कर लिया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था हमने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट, देन हमने लीनियर इक्वेशन किया था इन टू वेरिएबल्स। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में ही हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी नोटबुक पेन साथ रख के बैठिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे टर्म्स हमें नोट डाउन करने हैं और उनको क्लियर भी करना है कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके अंदर कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज एक्सियोम्स। एक्सियोम्स को हम पोस्टुलेट्स भी कह देते हैं। देखिए एक्सियोम्स, जहाँ पर ये वर्ड यूज होगा ना, एक्सियोम्स लिखा है, पोस्टुलेट्स लिखा है, तो उसका क्या मीनिंग है, ये क्या होता है। आपने हर चीज़, कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करनी। आप देखो कि वो चीज़ कहाँ से आई, उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका किस चीज़ में क्या यूज़ है। मैं कहती हूँ आप इसको नोट भी करो और समझो भी सही। अनप्रूव्ड ट्रुथ इज कॉल्ड एक्सियोम्स। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? अनप्रूव्ड ट्रुथ का मीनिंग है ऐसे ट्रुथ जिनको हम प्रूव नहीं कर रहे, जिनको प्रूव नहीं किया गया, उनको हम एक्सियोम्स कहते हैं। कुछ भी आप ऐसा ट्रूथ लो जो 100% क्लियर है, जैसे जो फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें होती है ना, कि ये फैक्ट है ही है, ये अनप्रूव्ड ट्रूथ है, उसको हम एक्सियोम्स कहते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने कुछ भी रैंडमली एग्जांपल लिया, सन राइजेज इन ईस्ट में सनराइज होता है, तो ये तो क्लियर है ना, ईस्ट से ही सनराइज होता है। इसका कुछ प्रूफ तो नहीं है, इसको आप प्रूफ थोड़े ना करके दिखाएंगे किसी को, ये आपको फैक्ट पता है, तो ये अनप्रूव्ड ट्रूथ है, तो आप इसको एक्सियोम्स कह देंगे। मैं मैथ्स में अपना यूज करूं कि टू पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि टू पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपको पता है ना कि मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई और ये आगे मैं इसको इंक्रीज करूंगी तो ये चलता ही जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको कुछ प्रूव करने का नहीं है, ये ट्रूथ है बट अनप्रूव्ड है। तो इन चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आपके पास आता है सेकेंड पॉइंट, थ्योरम। थ्योरम का क्या मीनिंग है? अब आपकी यहाँ पर थ्योरम्स प्रूव करनी आएंगी बहुत सारी नेक्स्ट चैप्टर्स में। थ्योरम इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड, विच कैन बी प्रूव्ड, जो किससे प्रूव की जाती हैं, विच कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग डेफिनेशंस, किसी डेफिनेशन का यूज करके, और एक्सियोम्स का यूज करके। ये जो फैक्ट्स हैं, जो ये ट्रूथ है, इनका यूज करके या कुछ डेफिनेशंस का यूज करके जब हम किन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रूव करें, उन स्टेटमेंट को प्रूव करने का कुछ मेथड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। जो प्रूव किए जाए कुछ डेफिनेशंस, कुछ एक्सियोम्स का यूज करके। देखिए जो हमारे पास यूक्लिड थे, वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लॉजिकल चीज़ें लेके, कुछ लॉजिकल डेफिनेशंस लेकर इनको प्रूव करने की ट्राई की, ज्योमेट्री के कुछ चीज़ों को जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनको क्या कहा गया? थ्योरम कहा गया। जिनको प्रूव करोगे थ्योरम, जो हमें पता है ट्रूथ ही है, वो एक्सियोम्स होता है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, हमें कुछ पॉइंट्स को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं लिख देती हूँ सम पॉइंट्स, आप इनको नोट डाउन भी करें साथ साथ और समझें भी सही कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट चीज देखिए, अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है? जस्ट मैंने एक एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या कोई पार्ट है?
इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है, कोई इसकी लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, तो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब इसे नोट करें, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं है, विच हैज नो पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब सेकंड मैंने ले लिया, पॉइंट के बाद आप स्टार्ट करेंगे लाइन से। लाइन क्या है, लाइन इज breathless लेंथ, मीन्स मैंने एक यहाँ पर देखिए बच्चे लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, तो ये इसकी लेंथ लेंथ है, इसके अंदर ब्रेड तो कोई भी नहीं है, तो लाइन क्या होता है, जिसकी लेंथ होती है बट ब्रेड नहीं होती, ब्रेडलेस लेंथ है। नाउ थर्ड पॉइंट इज हमारे पास क्या आता है, ये जो लाइन है इसके एंड्स क्या है, ये पॉइंट से ही तो मेकर बना ना, मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तभी लाइन बनी, तो हम क्या करेंगे, एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, एंड्स ऑफ द लाइन, एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, जो लाइन के एंड्स हैं वो पॉइंट्स होते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट की बात। अब हम बात करें स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो आप क्या लिखेंगे उसकी डेफिनेशन में, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly, which lies evenly with the points on itself, with the points on itself, means मैं 2 पॉइंट्स को इवनली ज्वाइन करूंगी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। ये आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए। देन फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, फिफ्थ पॉइंट आता है, अभी तक मैंने बात की थी लाइन की जिसकी ब्रेथ नहीं थी, ओनली लेंथ थी, अब मैं बात कर रही हूँ सरफेस की। अब देखिए सरफेस क्या है, सरफेस के अंदर लेंथ भी आ जाती है और ब्रेथ भी आ जाती है। सरफेस इज दैट विच हैज, अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only। ठीक है, देखिए हमने लाइन में बात की थी, लाइन में ओनली लेंथ थी, मैंने फिर सरफेस की बात की, सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। अब वो आगे जब आप पढ़ेंगे जो 3D शेप्स होती हैं, सॉलिड शेप्स होते हैं, उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी आ जाती है, तो उनको क्या कहते हैं वो आप आगे करेंगे। तो सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आएंगी। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। क्या कह रहा है कि जो सरफेस है उसकी जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, लाइंस ही होंगी। सरफेस हमारा जिन एजेस से बना, द एजेस ऑफ द सरफेस आर, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। लाइक मेरा यहाँ पे मैंने देखिए कुछ ऐसे बनाया, इसकी लेंथ है, ये इसकी कुछ ब्रेड्थ है, कुछ भी ऐसी फॉर्म हो जिसमें लेंथ ब्रेड्थ का यूज़ हो रहा हो, तो ये जो सरफेस मेरे पास बना उसके अंदर जो सरफेस के एजेस हैं, सरफेस के जो एजेस हैं उसके अंदर क्या यूज़ हो रही हैं, लाइंस यूज़ हो रही हैं, तो एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस, एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। अब हम बात करते हैं प्लेन सरफेस की। सरफेस वही है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, सिर्फ प्लेन सरफेस में क्या होगा, इसके सरफेस के एजेस हमारे पास लाइंस हैं, लेकिन प्लेन सरफेस के एजेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस जो इवनली लाई कर रही थी, प्लेन सरफेस में भी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ सरफेस विच लाइज इवनली, विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है ये चीज, हो जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले किया पॉइंट के बारे में, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है, देन मैंने पॉइंट से लाइन बना दी, उसके पास ओनली लेंथ है। उसके बाद मैंने लाइन से सरफेस बनाया, लेंथ के साथ ब्रेड्थ भी आ गई। सरफेस के एजेस क्या हैं, लाइंस हैं। सरफेस से मैं बात करूं प्लेन सरफेस की, तो वो स्ट्रेट लाइन से ही बन रहा है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस लाई करी हैं, जिसके एजेस स्ट्रेट लाइंस में है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए 7 पॉइंट्स से। देन देखिए हम इसके बाद आते हैं यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स की तरफ।
यहाँ पे नोट डाउन करें और इसको समझें भी सही। यूक्लिड्स एक्सियोम्स। देखिए क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग are equal to one another। देखिए हर एक्सियोम्स का आपको मीनिंग भी समझना है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कोई भी मैंने थिंग्स ली जो सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। कैसे होंगे? लाइक मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ सबसे पहले। लाइक मैंने ले लिया ए, एक मैंने ले लिया बी और एक थर्ड थिंग ली सी। मैंने कहा कि ए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? ए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी इक्वल हो गए। अब जब आप थ्योरम्स प्रूव करते हैं ना तो आप ये कहते हैं कि राइट साइड जब बोथ साइड इक्वल हो गई तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाती है। तो इसका एक्सियोम ही यूक्लिड ने दिया था कि जब कोई एक थिंग किसी के इक्वल है दूसरी भी उसके इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। कुछ मैं एरिया के केस में ले लूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने एरिया किसका, कोई ट्राइंगल एरिया ले लो आप, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल का एरिया ले लो, यहाँ पर आप स्क्वायर का एरिया ले लो। मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। कुछ मीन्स रैंडमली एग्जांपल लिया, ये दोनों इसके एरिया के इक्वल है तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, किसी सेम थिंग के इक्वल है तो वो थिंग्स एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? ऐसे ही क्रैम मत करना डेफिनेशन देख कर कि रट लिया, ध्यान में रख लिया कि फर्स्ट एग्जाम क्या था, उसका मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग ध्यान होगा आप इंग्लिश में खुद से लिख कर बता सकते हो, या क्वेश्चन आएगा उसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी अगर आपने इसको समझा होगा तो। अगर नहीं समझा होगा तो एंड तक ऐसे ही चलते रहोगे। तो इसको एग्जाम्पल से देखो कि इस लाइन का मीनिंग है क्या। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ इक्वल्स आर, इफ equals are added to equals, equals the wholes are equal। देखिए ये हम कैसे करते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर मेरे पास कोई एक चीज़ बन गई, लाइक मैं कुछ भी नंबर ले रही हूँ या कोई भी स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है कि ए सी के इक्वल है, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ए सी के इक्वल है, मैंने दोनों में इक्वल टर्म को ऐड किया तो वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। लाइक मैंने बी दोनों में ऐड कर दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो भी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कोई भी एक नंबर है, कोई भी चीज़ है, उसमें मैंने दोनों में 5 ऐड किया तो वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पॉइंट में लिख दूँ इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल्स, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल रहेगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लिख दूँ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, सेम नंबर को लाइक मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिमाइंडर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कोई सेम नंबर, कोई एक टर्म चल रही है उसमें मैंने दोनों साइड 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो रिमाइंडर मतलब जो बची हुई टर्म्स आएंगी तो वो सेम ही आएंगी क्योंकि मैंने सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another। क्या मीनिंग हुआ इसका, थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड करें। देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ, मैंने एक लाइन कह दिया, सेम लेंथ की लाइन मैंने ली, इसी के ऊपर आ गई,
इसको कोइंसाइड कर रही है, दैट मीन्स वो दोनों लाइंस इक्वल हैं तभी तो कोइंसाइड की। अगर आप कोई थीम का एग्जांपल लेना चाहो, लाइक मैंने घर में नॉर्मली एक प्लेट ले ली, कोई एक बॉक्स ले लिया जिसकी सेम लेंथ और ब्रेड्थ है, वो उसको कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल सेम है, उसके ऊपर एज इट इज ही आ गई, दैट मीन्स वो दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर व्हेन दे कोइंसाइड विद वन अनदर। क्लियर है ये चीज़, हो जाएगा। देन हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, क्या मीनिंग हुआ इसका? होल मीन्स कंप्लीट और पार्ट मीन्स उसका एक पार्ट हो गया। लाइक मैंने एक सर्कल ले लिया, मैंने इसके कोई 4 पार्ट्स बना लिए, ये एक पार्ट है, तो ये ऑब्वियसली ये कंप्लीट ग्रेटर है ना इस पार्ट से, ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 पर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर double of the same things are equal to one another। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसी चीजें जो एक सेम चीज की ही डबल है तो वो आपस में इक्वल होंगी। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल ले लूँ, लाइक मैंने एक नंबर ही ले लिया, 20 दो नंबर्स हैं और एक नंबर है 10, ये 20 आपस में मीन्स कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पर A ले लेती, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ मैंने C ले लिया, जो A है वो C का डबल है, B है वो भी C का डबल है, तो A और B आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, अगर 20 10 का डबल है, 20 10 का डबल है तो ऑब्वियसली A और B इक्वल ही है ना। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग की डबल है तो वो एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को चेंज करके इधर से इधर ले आऊँ, मैं यहाँ पे 10 वाला एग्जांपल ले लूँ, 10 10 20 थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर है, ये मैंने नंबर से दिखा दिया। नॉर्मली आप घर में भी कुछ रैंडमली जो आप चीज़ें यूज़ करें उसका एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल ले लें। इसका मीनिंग है कोई पर्टिकुलर नंबर, मैथ्स या घर के आइटम से रिलेटेड नहीं है, आपने इसको क्लियर करना है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, वो आप इसको जैसे मर्जी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर करो। अगर मैं कहूँ थिंग्स विच आर half of the same thing, वो भी आपस में क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका एग्जांपल ये 10 वाला हो गया। क्लियर है, ये यूक्लिड्स के एग्जाम्स से जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं एक बार फिर से देख लीजिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, लाइक मैंने ए और बी लिया, ए सी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर मैंने टर्म्स यूँ या ए और बी इक्वल हैं, दोनों साइड सी सी ऐड कर दो तो भी इक्वल रहेगा, दोनों साइड सी सी सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इक्वल रहेगा। दो चीज़ें आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, लाइक लाइन ले लो या कोई आइटम ले लो, एक दूसरे के साथ मैच करिए, लेंथ ब्रेड इक्वल है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो कंप्लीट होल होता है, होल मीन्स कंप्लीट, इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिर कह रहे हैं थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, कोई मैंने थिंग्स ली जो डबल है सेम थिंग की, वो आपस में भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग की हाफ है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। अब ये आप नोट करना, इसको समझना, इसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो एक्सरसाइज आपके 5.1 में दिए गए हैं। पूछ लेते हैं कितने पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट इज, देखिए क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point।
क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर। देखिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिए और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये यूक्लिड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, जब मैंने 2 पॉइंट्स लिए तो मैं एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, बट अगर मेरे पास एक ही पॉइंट होता तो क्या तब भी मैं एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती? नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर आपको एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट्स थे तो इसको मैं वन ही वे में ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकती थी एक स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पर अगर मेरे पास एक ही पॉइंट है और मुझे एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो देखिए आप कैसे भी कर सकते हैं, इससे पास ही तो होना चाहिए ना। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से लाइन चली गई, इस पॉइंट थोड़ा सा आपका स्ट्रेट आएगा, यहाँ से लाइन चली गई, यहाँ से लाइन आ गई। तो अगर मैं एक सिंगल पॉइंट लूँ तो मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। सिंगल पॉइंट ले लूँ अगर तो सिंगल पॉइंट से मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। बट अगर मेरे को 2 पॉइंट्स को ही ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली यार 2 पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना। तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, बट फ्रॉम अ पॉइंट अगर मैं एक ही पॉइंट की बात करूँ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। अ टर्मिनेटेड लाइन मीन्स एक लाइन है, ये यहाँ लाइक मैंने पॉइंट लिख दिए ए बी, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुई बी पर टर्मिनेट हो गई। कह रहा है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनिटली। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स आप इसको बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं टर्मिनेटेड लाइन को भी। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। थर्ड क्या है, कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड रेडियस। देखिए सर्कल क्या कह रहा है, मैं एक सेंटर ले लूँ, इतनी रेडियस ले लूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। थोड़ा सा इससे बड़ी ले लो, कहीं सेंटर ले लो तो भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड रेडियस, किसी भी सेंटर और रेडियस से एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्यों होते हैं इक्वल? राइट एंगल्स का क्या मीनिंग है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। सभी राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना, तो जहां जहां भी राइट एंगल्स होंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होंगे, इक्वल होंगे। 90 डिग्री एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बट अगर एक ही पॉइंट दिया हो तो मैनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। सेकेंड में क्या किया कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड में क्या किया, सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड रेडियस, ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से नोट डाउन करो, क्लियर करो, प्लस लर्न करो। नॉर्मली ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड पोस्टुलेट बताएं, सेकंड पोस्टुलेट्स बताएं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा लेंथी लगता है लेकिन बहुत ईजी है। पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, देन इसको नोट डाउन करा दूंगी। देखिए इसके अंदर पता है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ना 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन है और 1 स्ट्रेट लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ 2 स्ट्रेट लाइंस, लाइक इस तरीके से गिवन है। इसको मैंने कह दिया ए बी, इसको कह दिया सी डी।
सी डी, और एक स्ट्रेट लाइन आई यहाँ पर, इसको मैंने कह दिया पी क्यू। क्या कह दिया? पी क्यू। जब एक स्ट्रेट लाइन ने टू स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट किया और इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में, मीन्स पी क्यू का लेफ्ट राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, इसके लेफ्ट में इंटीरियर एंगल्स बने, ये टू इंटीरियर एंगल्स बने, इनका सम 180 डिग्री से अगर कम होगा तो मतलब इस शेप में आ रही है ना, अगर ज़्यादा होगा तो खुला हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है ऐसे। अब ये 180 डिग्री से कम है, मीन्स मैं अगर इसको एंगल 1 का नेम दे देती हूँ, इसको एंगल 2 कह दूँ और मैं कहूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन है 180 डिग्री, ठीक है। पी क्यू के लेफ्ट में, नॉट इन द राइट, लेफ्ट में, पी क्यू के लेफ्ट में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम लेस देन 180 डिग्री है, तो क्या होगा, पी क्यू के लेफ्ट में ही जब हम लाइन ए बी और सी डी को एक्सटेंड करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। समझ आई ये चीज? जब मैं ए बी और सी डी को क्या कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर होगी तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। फिर से समझिए, मेरे पास एक लाइन है ए बी, एक स्ट्रेट लाइन है सी डी, एक लाइन ने पी क्यू ने इसको इंटरसेक्ट किया, तो पी क्यू के लेफ्ट में दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, तो पी क्यू के लेफ्ट में ही जब ए बी और सी डी को एक्सटेंड करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एंगल्स भी पी क्यू के लेफ्ट में बन रहे हैं और ए सी को भी मैंने पी क्यू के लेफ्ट में ही एक्सटेंड करना है, तो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्लियर हुआ ना, 180 डिग्री से कम है तो इनका जो एंगल बन रहा है इनका स्लोप इस तरीके से होगा कि एक दूसरे को आगे जाकर मीट कर जाएंगे। 180 डिग्री से बड़ा होता तो इनमें गैप ज्यादा आता तो ऑब्वियसली ये दूर दूर हो गई तो मीट नहीं कर पाएंगे ना, तो अब इनमें गैप थोड़ा सा कम हो गया तो आगे जाकर ये मीट कर जाएंगे। क्लियर हुआ? क्या है डेफिनेशन? फिर मैं इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कराती हूँ। देखिए 5th पॉइंट हमें क्या लिखना है, इफ a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side on it taken together less than टू राइट एंगल्स कह लो या 180 डिग्री कह लो, मैं लिख दूं यहाँ पर लेस देन टू राइट एंगल्स। Then the two straight lines if produced indefinitely on the side on which the sum of angles is less than, क्लियर है? देखिए डेफिनेशन भी एक बार रीड कराते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, फॉल कराई थी हमने, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन इट टेकन टुगेदर लेस देन 180 डिग्री, उसने उसके सेम साइड पर एंगल्स बनाए दो जिनका सम 180 डिग्री से कम है,
देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, जिन स्ट्रेट लाइन्स पर वो स्ट्रेट लाइन फॉल हुई थी, वो दो स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, इफ प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस की जाएंगे इनडेफिनेटली ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, जिस साइड पर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम था उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है सेम साइड पर। जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, आप चाहे लिख लेना। क्लियर है इतनी चीज, हो जाएगा ये फिफ्थ पोस्टुलेट भी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का क्या था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा एक्सियोम के बारे में, देन पढ़ा थ्योरम के बारे में, देन हमने कुछ पॉइंट्स किए थे, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, सरफेस क्या है, ये इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर यूक्लिड्स के एक्सियोम्स के बारे में पढ़ा, और ये यूक्लिड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, इसको क्रैम नहीं करना, समझो, इसको समझोगे तभी हम एक्सरसाइज 5.1 कर पाएंगे, और आगे की चीज़ें भी इन सबसे रिलेटेड हैं। क्लियर है, ये करेंगे तब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।